दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जो आप ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास 9th है और चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 1 है। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और फ्रांसीसी क्रांति में हमने क्या क्या पढ़े थे वो तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो के आई बटन में आप जाकर और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और हमने ये पढ़े कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो वहाँ पे राजशाही समाप्त हो गया, और धीरे धीरे इसी तरह पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने लगी और पूरे यूरोप भर में स्वतंत्रता और समानता के लिए शक्तिशाली संघर्ष चलना शुरू हो गया। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की संभावनाओं का एक सूत्रपात कर दिया था। इसका मतलब ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोपीय समाज में जो भी प्रॉब्लम था, समस्याएं थी, उनको परिवर्तन करने में और उनके विरुद्ध लोगों को अवेयर करने में ये काफ़ी बड़ा योगदान दिया। 18वीं शताब्दी से पहले की अगर बात करें तो फ्रांस का समाज मोटे तौर पे स्टेट्स मतलब 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। जैसे कि हमने पढ़े थे कि सबसे पहले जो आता था वो पादरी वर्ग आते थे, फिर दूसरा हमारा अभिजात वर्ग, और तीसरा हमारा जो सामान्य वर्ग है जिसमें बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी और किसान, मजदूर, अध्यापक, अदालती कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ये सब तीसरे स्टेट में आ जाते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो इन समाजों मतलब इन वर्गों में जो भी मतभेद था, भेदभाव था, ठीक है, समानताएं नहीं थी, वो सब समानताएं दी गई, स्वतंत्रताएं दी गई, विभिन्न प्रकार की अधिकार दिया गया फ्रांस में। और इन्हीं अधिकारों और समानता के लिए धीरे धीरे पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होता है। और एक टाइम ये आता है कि यूरोप में 3 वर्गों का उदय होता है: उदारवादी समूह का, परिवर्तनवादी या यूँ कह लो रेडिकल समूह का, और जो तीसरा था वो था रूढ़िवादी। तो ये 3 जो वर्ग थे, इन वर्गों का उदय होता है। तो चलिए हम सुनते और समझते हैं कि तीनों वर्गों का क्या सोच था कि यूरोप में क्या परिवर्तन होना चाहिए, कितनी तेज़ी से या कितनी धीमी गति से यूरोप में परिवर्तन होना चाहिए यूरोपीय समाज में, वो हम जानते हैं। उदारवादी की अगर बात करें तो उदारवादी का सोच क्या था? तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए। ये पॉइंट 1 है। आप समझिए कि उदारवादी क्या कहना चाह रहा है। उदारवादी का ऐसा मानना था कि एक मतलब राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जो सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए। आप जानते होंगे कि यूरोप के देशों में किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और सभी धर्मों को समान महत्व दर्जा नहीं दिया जाता था। तो पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट जो है
उदारवादियों का मानना था कि वंश आधारित शासन नहीं होना चाहिए, मतलब शासन ऐसा होना चाहिए जो योग्य व्यक्ति हैं वही शासन में आए, और वंश आधारित शासन का ये विरोध करते थे उदारवादी। तो पॉइंट सेकंड समझ में आ चुका होगा। फिर तीसरा ये कि जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि सरकार ऐसे होना चाहिए जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता हो, रक्षा करे, न कि उनके अधिकारों का हनन करे। मतलब आप समझ सकते हैं कि उदारवादी पहला तो ये चाह रहे कि सभी धर्मों को समान दर्जा मिले। दूसरा बात ये कि वंश आधारित सत्ता को ये विरोध करते थे। फिर नेक्स्ट ये है कि ये ऐसे सरकार के पक्षधर थे जो लोगों के अधिकारों का रक्षा करे, हनन ना करे, उनके पास अधिकार ना हो लोगों के अधिकारों का हनन करने का। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार के पक्षधर थे। मतलब ये चाहते थे कि उदारवादी का मानना था कि देश में सरकार ऐसे होना चाहिए कि देश में जो भी शासक बने वो जनता के द्वारा चुन के आए, और जनता के जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं वही सरकार का गठन करे। तो ये चौथा पॉइंट है। जो आप ये निर्वाचित सरकार की जो देख रहे हैं, चौथा पॉइंट है। और ऐसे सरकारों को इतना ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए कि किसी शासकों और अफसरों के प्रभाव में ना आए, उनसे ना डरे। और राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर एक ऐसी न्यायपालिका होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से देश के लोगों के हित के लिए कानून बनाए और वो शासन को सुव्यवस्था ढंग से चलाए, लोगों को न्याय प्रदान करे। तो इस तरह से देखा जाए तो उदारवादी एक तरह से लोकतंत्र जैसे शासन व्यवस्था को डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से लोकतंत्रवादी नहीं था। मीनिंग उदारवादी पूरी तरह से लोकतंत्र की मांग नहीं कर रहे थे, बस वो चाहते थे कि कोई भी राजशाही हो या कोई भी शासन हो, मतलब देश के शासन में इस तरह की गुण होना चाहिए, इस तरह की लक्षण होना चाहिए। लेकिन वो पूरी तरह से लोकतंत्र की मांग नहीं कर रहे थे। उदारवादियों का मानना था अगर राजशाही भी अगर लोगों के हित में है तो वो भी बहुत अच्छा है। और एक और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिए ताकि मतलब अपने मनपसंद प्रतिनिधि का चुन सके और वो सरकार बनाए। इस तरह से निर्वाचित सरकार का गठन होगा। तो इस तरह से वोट डालने का अधिकार भी मतदाता को दिया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस उदारवादी का सोच जो था, थोड़ा सा कमी ये लगा कि ये वोट डालने का अधिकार तो देने की बात किया गया नागरिकों को, लेकिन ये सिर्फ अमीर वर्ग जो थे उन्हीं को ही सिर्फ वोट डालने के अधिकार की बात कर रहे थे, और जो गरीब है, महिला वर्ग है, वृद्ध वर्ग है, ठीक है, गरीब वर्ग है, इनको वोट डालने के अधिकार नहीं दिया गया, और उनके पक्ष भी नहीं ले रहे थे कि हाँ इनको इन वर्गों को अधिकार दिया जाना चाहिए वोट का। तो ये थोड़ा सा कमी लगा उदारवादी की विचारधारा में। वहीं पे अगर मैं रेडिकल की अगर बात करूं, रेडिकल सोच के जो लोग थे, अर्थात परिवर्तनवादी सोच के जो लोग थे, वो किस तरह की सरकार की मांग कर रहे थे? तो वो मांग कर रहे थे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। एक तरह से ये लोकतंत्री तो हुआ, जो कह रहा है कि देश में जितनी भी जनसंख्या है उन सब के बहुमत के आधार पर सरकार जो आए, ऐसी सरकार की डिमांड कर रहा है हमारा ये रेडिकल समूह। तो एक तरह से ये लोकतंत्र की मांग कर रहा है कहीं ना कहीं। इनमें से बहुत सारे लोग महिलाओं को वोट डालने के अधिकारों के पक्षधर थे, समर्थक थे। उदारवादी महिलाओं को वोट डालने के पक्षधर नहीं थे, वो सिर्फ जो अमीर है, जो टैक्स पे कर रहे हैं कई दिनों, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार
की बात कर रहे थे, महिलाओं को नहीं दिया गया था। तो लेकिन इसके विपरीत क्या है कि रेडिकल है वो महिलाओं के वोट की बात की अहमियत समझते हैं और उसको समर्थन भी करते हैं। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ थे। मतलब क्या है कि उदारवादी जो थे वो बड़े ज़मींदार थे, बड़े उद्योगपति वगैरह जो थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त था, तो उनका समर्थन करते थे ये। लेकिन वहीं पे अगर इसकी बात करूं रेडिकल की, तो ये इसका विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज के जो बड़े ज़मींदार हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको किसी प्रकार का विशेष अधिकार मिले। वे मतलब ये जो रेडिकल जो थे वो निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि निजी संपत्ति से हर एक व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास होता है। लेकिन वो इस बात का समर्थक नहीं थे, इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की अधिकांश संपत्ति हो। मतलब अब देश के अंदर अमीरी गरीबी में इतना अंतर बढ़ जाए जो गरीबों का शोषण होए, ये रेडिकल समूह का सोच नहीं था, वो इसका विरोध करते थे। अब चलिए शुरू करते हैं हम रूढ़िवादी के बारे में जानते हैं कि रूढ़िवादी समूह के जो लोग थे, रूढ़िवादी सोच जो रखते थे जो व्यक्ति, उनका क्या मानना था। तो मैंने बता दिया सबसे पहले कि सबसे पहले हमने पढ़े उदारवादी, तो उदारवादी का विरोध किया रेडिकल ने, और फिर रेडिकल और उदारवादी का विरोध कौन करेगा, तो वो करेगा रूढ़िवादी समूह के लोग। अब ध्यान से सुन लेना, वही पढ़ने जा रहे हैं। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के ही खिलाफ थे, क्योंकि ये दोनों ही जो विचारधारा के जो लोग थे वो समाज में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाह रहे थे। जैसे वो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार की बात कर रहे थे, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार की बात कर रहे थे, अलग न्यायपालिका की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। तो ये समाज में परिवर्तन चाह रहे हैं ये दो वर्ग। लेकिन रूढ़िवादी जो सोच के थे ये समाज में कभी भी परिवर्तन की नहीं सोचे हैं, ये बस सोचे कि जैसी प्रथाएं चलती आ रही है इतने सालों से वैसे ही चलनी चाहिए आगे भी। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में हुआ, 1789 में हुआ फ्रांसीसी क्रांति, तब रूढ़िवादी समूह के जो लोग थे उनको भी लगा कि समाज में कुछ परिवर्तन होना ही चाहिए और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक और बात रखा अपने बात के सामने कि पर समाज में परिवर्तन तो अवश्य होना ही चाहिए, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का भी सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया ना बहुत धीमी हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज में अनेकों परिवर्तन करने के लिए ग्रुप इकट्ठे होते हैं, अनेकों संगठन आते हैं, अनेकों विचारधाराएं आती हैं। इसमें से तीन होता है, उदारवादी, फिर आता है रेडिकल और फिर आता है रूढ़िवादी। और इन तीनों विचारधाराओं के जो समूह थे उनका क्या सोच था हमने इस टॉपिक में पढ़ लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर इसका सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो का आई बटन है, उस पर आप क्लिक करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।